चलो यहाँ पे आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है अबाउट रस्टिंग, और वो बोला कि इसमें कौन सा करेक्ट नहीं होगा। तो ध्यान देना, आप यहाँ देखोगे तो ऑप्शन जो 4 है, फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला गया है कि अगर हम आयरन के ऊपर टिन का कोटिंग कर देंगे, आयरन के ऊपर टिन का कोटिंग कर देंगे, तो टिन का कोटिंग अगर कर दिया जाए और बोला जाए कि अगर एक कोटिंग ब्रेक करता है तब भी टिन जो है आयरन क्रस्टिंग को प्रिवेंट करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वही मेटल ऐसा कर सकता था जो आयरन से ज़्यादा रेटिव मेटल होता है, जैसे जिंक। तो अगर हम आप देखोगे तो राइट साइड में आपके पास रेटिविटी सीरीज मैंने डाल दिया है, तो यहाँ पे आयरन के ऊपर जिंक होता है, तो जिंक का कोटिंग जो होता है जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, तो ऐसा ही काम करता है कि यानी अगर कोटिंग का टूटे अगर हटेगा भी तब भी जिंक क्या करता है, आयरन के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। क्यों? क्योंकि उसमें आयरन और जिंक के कंपेयर में जिंक का ऑक्सीडेशन ईजी होता है, तो इंस्टेड ऑफ आयरन जिंक का ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट होता है। लेकिन ध्यान देना, रिलेटिविटी चार्ट में आपके पास जो टिन है आयरन से नीचे है, तो अगर आपका कोटिंग ब्रेक करता है तो आयरन और टिन में टिन का रिलेटिविटी कम होता है, तो टिन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होगा, तो इंस्टेड ऑफ टिन आपका आयरन का ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये हो जाएगा इनकरेक्ट, जो कि हमारा आंसर होगा। बाकी अब ऑप्शन अगर 1 2 3 देखोगे तो आप ध्यान देना, रस्टिंग प्रोसेस में जो एसिडिक मीडियम H+ है वो आप उसको सपोर्ट करता है, तो ये जो ऑक्साइड्स हैं वाटर में डिजोल्व करके H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे और प्रोसेस को कटलाइज करेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन में बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्म होता है, ये भी सही है। और जब pH 9 या 10 से ऊपर कर दो तो रस्टिंग क्या होता है, टेक प्लेस नहीं करता है। तो आपका जो ऑप्शन 1 2 3 है करेक्ट है। इनकरेक्ट क्या है, तो अनकरेक्ट ऑप्शन जो 4 होगा, आप इजीली देख सकते हो। तो सिंपली इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो बस, अगर आपको रिलेटिविटी चार्ट अगर याद होता तो क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे बनता। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में आपके सामने एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, और इस इलेक्ट्रोड में क्या बोला हुआ है कि आपका pH 3 मेंटेन किया हुआ है। तो आपसे बोला कि पोटेंशियल इलेक्ट्रोड क्या होगा, यानी इलेक्ट्रोड का आपको रिडक्शन पोटेंशियल पूछा गया आपसे, और माइनस एन यहाँ बाहर ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। तो ध्यान ना, पहले आप इसका इक्वेशन लिखो, तो इक्वेशन ऐसा कुछ होगा, और जो है आप इसका नॉर्थ इक्वेशन जो लिख सकते हो तो क्या होगा, ई सेल इक्वल टू क्या होगा, E0 माइनस 0.059/n log Q। ठीक, तो आपका E0 सेल क्या होता है, इसका 0 होता है, तो ई सेल इक्वल टू क्या होगा, माइनस 0.059। यहाँ पे n कितना होगा, n हो जाएगा 2, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 2 यूज हो रहा है। और log Q में आप पुट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा H2 का प्रेशर जो कि 1 आप मान सकते हो, और H+ क्या होगा, H+ का स्क्वायर जो कि आपको पता नहीं है अभी। ठीक है, आपको pH दिया हुआ है, H+ का कंसंट्रेशन हमको नहीं दिया था, तो हम pH का यूज़ करके उसको निकालेंगे बाद में। अगर कभी भी इस तरह से प्रेशर नहीं दिया होगा तो प्रेशर को आप 180 मान सकते हो सेफली। तो प्रेशर को 1 मानेंगे तो आपका जो इक्वेशन होगा माइनस 0.059/2 log H1/H+ का क्या होगा, स्क्वायर। इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करोगे तो आपका सिस्टम जो होगा E इक्वल टू क्या होगा, माइनस 0.059/2, और लॉग हो जाएगा H+ ऊपर ले लो और पावर नेगेटिव होगा, नेगेटिव पावर को 2 को बाहर ले लो तो क्या होगा, अल्टीमेटली ये 0.59 log H+ आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि pH को हमको यूज करना है तो हम क्या करेंगे, E इक्वल टू नेगेटिव बाहर ले लेंगे, अगर माइनस बाहर ले लेंगे तो ये माइनस 0.059, और एक और माइनस यहाँ लेंगे, माइनस लॉग ऑफ H+ बोल सकते हैं इसको आप। इसका वैल्यू जो है इसको बोलते हैं pH बोलते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 0.059 इंटू pH हो जाएगा। अब pH का वैल्यू कितना लिया था बच्चों लोग, pH का वैल्यू लिया होता 3, तो अगर pH को हम 3 पुट करेंगे तो माइनस 0.059 इंटू 3 कर लो, तो 3 करने से इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस 0.177 के आसपास आ जाएगा। ठीक, तो इतना वोल्ट आपका E होगा। अब ध्यान देंगे इसको एक्सप्रेस करना 10⁻² के टर्म में, तो ये हो जाएगा माइनस 17.7 इंटू 10⁻² वोल्ट। तो इसको आप अगर नियरेस्ट इंटीजर में अगर लेते हो तो नियरेस्ट इंटीजर का कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस ने ऑलरेडी बाहर लिया हुआ तो मेरे को फोकस करना मैग्नीट्यूड पे है, तो इसको आप लिख सकते हो इतना, यानी आपका नियरेस्ट इंटीजर जो होगा ये हो जाएगा 18, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। माइनस ने ऑलरेडी बाहर यहाँ लिखा हुआ है तो उसको लेने का आपको जरूरत नहीं था। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे पूछा गया है कि मास ऑफ सिल्वर displaced by the quantity of electricity which displaces 5600 ml of O2 at STP। तो ध्यान ना, O2 फॉर्मेशन के लिए आपका ऑक्साइड O2 बनेगा, तो इसके एक O2 बनने में
आपके पास जो होता है 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। यानी अगर O2 मेरे को 1 मोल अगर निकालना होगा तो मेरे को 4 मोल इलेक्ट्रॉन को यूज करना पड़ेगा। ठीक, अब आपके पास O2 का जो अमाउंट दिया 5600 ml है, तो इसको अगर हम मोल में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1/4 मोल। यानी अगर O2 को 1/4 मोल बनाना है तो इसके लिए मेरे को आपका इलेक्ट्रॉन कितना यूज होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का यूज होगा। ठीक, यानी अल्टीमेटली आपके 5600 ml ऑफ O2 के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है। और Ag आपको अगर डिस्प्लेस करना तो Ag प्लस से आपको Ag भेजना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक Ag प्लस को अगर Ag में भेजेंगे तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आपके पास चूँकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन से 1 Ag, तो 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से आपका Ag कितना बनेगा, तो Ag भी बनेगा 1 मोल बनेगा। यानी आपका Ag का फॉर्मेशन हुआ 1 मोल का। अब 1 मोल जो Ag बनेगा तो 1 मोल Ag का वेट कैसे निकालेंगे, तो वेट होता है मोल इंटू मोलर मास। तो मोल हो गया 1, मोलर मास है 108, यानी हो जाएगा 108 ग्राम। यानी इसका आंसर होगा 108। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने जिंक को प्रोड्यूस किया गया है और आप जो करंट पास कर रहे हो वो पास करो 0.015 एम्पेयर पास करो 15 मिनट के लिए। तो आपको बताना है कि जिंक का वेट कितना डिपॉजिट किया है। तो ध्यान ना, जिंक +2 सब जिंक निकाल रहे हो। इस प्रोसेस में आप 2 इलेक्ट्रॉन पास करोगे। तो आपको पता है कि जब भी 2 इलेक्ट्रॉन पास होता है तो एक जिंक बनता है। इसका मतलब अगर हम 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो उसमें आपका जिंक प्रोड्यूस होगा 1 मोल। अब जो 2 मोल इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज का, तो बच्चों उसका चार्ज होता है 2 फैराडे। यानी 2 फैराडे जब हम चार्ज पास करेंगे तो आपका 1 मोल जो जिंक है प्रोड्यूस होगा। अब ध्यान देगा, हम लोग जो करंट है उसको चार्ज में कन्वर्ट करते हैं पहले। तो करंट जो दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 0.015 एम्पेयर और टाइम दिया हुआ है 15 मिनट का। उसको चेंज कर दो सेकंड में, तो 15 × 60 कर दो। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो करंट का वैल्यू आएगा ये आएगा 13.5 कूलम आ जाएगा। ठीक है, अब इस कूलम को चेंज करो फैराडे में, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 96500 से। ठीक है, तो आपका 13.5 कूलम बाई फैराडे का वैल्यू सब, यानी इसको हम F बोल देते हैं। तो इतना मेरे पास फैराडे है, इतना फैराडे। यानी आप यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, 96500 कूलम से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा फैराडे में हो जाएगा। तो इतना फैराडे मेरे पास चार्ज है। अब ध्यान देंगे, आपको पता है कि 2 फैराडे चार्ज से आपका 1 मोल प्रोड्यूस होता है जिंक। ठीक है, तो आपका अगर हम चार्ज पास करेंगे 1 फैराडे तो उस केस में कितना होगा, तो उसमें हाफ मोल प्रोड्यूस होगा। तो चार्ज अगर इतना फैराडे पास करोगे तो इसमें जो मोल प्रोड्यूस होगा जिंक का, तो ये मोल जो जिंक का प्रोड्यूस होगा चलो ये हो जाएगा आपके पास 13.5 96500। ठीक है, इंटू हाफ, इतना मोल होगा। अब इस वैल्यू को आप निकालो, इस वैल्यू को निकाल लो। ठीक है, इस वैल्यू को अगर हम बोल रहे हैं n, ठीक है, तो इस वैल्यू को हम n बोल दे रहे हैं, इसको आपको निकालना है। फिर क्या करना है, आपको वेट ऑफ जिंक पता करना है। तो वेट ऑफ जिंक कैसे पता करोगे, तो वेट ऑफ जिंक जो होगा इस मोल को मल्टीप्लाई करोगे जिंक के मोलर मास से। अब जिंक का मास क्वेश्चन में दिया हुआ 65.4, तो इसको आपको यूज करना है। तो इसको आप यूज करके जब मल्टीप्लाई करते हो तो इस केस में आपका जो आंसर आ जाएगा जिंक वाले वेट का, ये आ जाएगा 45.75 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम के आसपास आएगा। क्योंकि आपको आंसर रिपोर्ट करना था तो उसमें 10⁻⁻4 ग्राम को बाहर रखना है। तो अंदर में हम जो फिलअप करेंगे 45.75, जो कि नियरेस्ट इंटीजर में क्या हो जाएगा 46। यानी इस आंसर में हम यहाँ पुट करेंगे 46 ग्राम को। तो आपको मैंने अप्रोच समझा दिया। इस अप्रोच से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आपके सामने एक कंपाउंड है AuCl4-1। इस कंपाउंड में अगर आप निकालोगे तो गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकलेगा, तो निकल के आएगा +3, यानी गोल्ड अपने +3 स्टेट में है। अब +3 स्टेट से अगर हम इसमें से गोल्ड निकाल रहे हैं तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आपका Au बनेगा। अब बोला गया है कि आफ्टर पीरियड ऑफ 10 मिनट्स द इंक्रीज इन द मास ऑफ कैथोड बाय इतना, यानी इतना ग्राम गोल्ड डिपॉजिट किया है, यानी ये गोल्ड का हो गया मास जो डिपॉजिट कर रहा है। तो बोला इसमें चार्ज कितना हम पास किए हैं इन टर्म्स ऑफ फैराडे। तो ध्यान देना, अगर पहले हम क्या करते हैं, पहले मोल निकाल लेते हैं, ठीक है, कि कितना मोल गोल्ड डिपॉजिट किया, यानी इसका मोल निकालते हैं। तो आपको वेट पता चल चुका है, वेट है इतना 1.314। तो इस वेट को चेंज करो मोल में, मोल में कैसे चेंज होगा, तो गिवन वेट को आप डिवाइड करोगे गोल्ड के मोलर मास से। तो गोल्ड का जो मोलर मास होता है वो होता है 197, जो कि क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। तो ये हो गया गोल्ड का, ये हो गया मोल जो डिपॉजिट कर चुका है आपके पास कैथोड पे। अब ध्यान देंगे, तो आप ध्यान देना, गोल्ड का अगर 1 मोल होगा ना, गोल्ड का अगर 1 मोल होगा तो उसके लिए आप इलेक्ट्रॉन कितना मोल यूज करोगे, 3 मोल। और 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम क्या बोलते हैं, 3 फैराडे। तो 3 फैराडे इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो जितना मोल होगा उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को फैराडे मिल जाएगा। सिंपल सा बात है कि गोल्ड के 1 मोल के लिए 3 फैराडे, गोल्ड का 2 मोल होगा तो कितना होगा, 6 फैराडे चार्ज यूज करना पड़ेगा। तो जितना मोल गोल्ड का होगा उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को चार्ज इन फैराडे मिल जाएगा। तो चार्ज इन फैराडे क्या होगा, सिंपल है, मोल के वैल्यू को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास है 1.314 डिवाइडेड बाई 197 इंटू 3 कर लोगे तो जो वैल्यू आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा नियर अबाउट आ जाएगा ये 0.02001 के आसपास आएगा, इतने फैराडे आएंगे, ठीक है। तो इसको आपको एक्सप्रेस करना है 10⁻² का टर्म में। तो इसको आप लिख सकते हो 2 × 10⁻² फैराडे के आसपास इसको आप बोल सकते हो। तो यानी हमको जो यहाँ फिलअप करना होगा, तो जो कि 10⁻² है बाहर है, तो यहाँ पे आप 2 को फिलअप करोगे, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपके सामने 3 स्पीशीज दिए हुए हैं, क्लोरेट, ब्रोमेट एंड आयोडेट। पर क्लोरेट, पर ब्रोमेट एंड पर आयोडेट दिया हुआ है और सारे का आपका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है और बोला है इनको ऑक्सीडाइजिंग पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करना। तो ध्यान देना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, हाई होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, तो ध्यान देंगे सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका होगा, आपका होगा BrO4- का, फिर होगा IO4- का और उसके बाद होगा ClO4- का, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन जो 2 होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला हुआ है कि इसमें से कौन कौन सा स्पीसीज डिस्प्रोपोर्शनेशन को जाएगा। तो ध्यान देना, H2O2 में O-1 स्टेट में है, ClO3 में आपका जो ClO3- में Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, H2O2 में यहाँ पर -1 था, P4 में 0 स्टेट में है, क्लोरीन में 0 स्टेट में है और कॉपर +1 में कॉपर का +1 स्टेट है। तो ये सारा स्पीसीज जो है आपका डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में जाएगा। साथ में जो NO2 है उसमें N का स्टेट +4 स्टेट में है, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट करता है। तो ये सारा का सारा अपने इंटरमीडिएट स्टेट में है, तो इनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पॉसिबल है, ये सारे डिस्प्रोपोर्शनेट करेंगे। इसमें जो K है, K का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगा, K का +1 से और ऊपर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, तो K का ऑक्सीडेशन फिजिबल नहीं है, इसलिए K डिस्प्रोपोर्शनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फ्लोरीन जो है अपने प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करेगा, क्योंकि फ्लोरीन आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो नेगेटिव ही हो सकता है, प्लस नहीं होगा। इसके कारण F2 का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। Ag मेटल है, तो मेटल जनरली क्या होता है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन से शो नहीं करता है, इसलिए Ag का रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण A भी डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करेगा। तो टोटल कितने स्पीसीज है जो डिस्प्रोपोर्शनेट करने वाले हैं, तो इसका नंबर जो होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी टोटल इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। तो 6 यहाँ पे ऐसे स्पीसीज है जो डिस्प्रोपोर्शनेट
करेंगे। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गिवन मेटल में से कौन सा मेटल होगा जो बैटरीज इंडस्ट्री में यूज होता है। ध्यान देना, बैटरी इंडस्ट्री में मैंगनीज, निकल एंड कैडमियम यूज होगा इन सारे लिस्ट में से, यानी BCE। तो BCE किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन जो 3 है, 3 हमारा करेक्ट होने वाला है। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको उस फैक्टर को पहचानना है जो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ध्यान ना, आप जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज करते हो, आप जो इलेक्ट्रोड का जो भी यूज करोगे उसका नेचर जो है आपके सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को डिस्टर्ब नहीं करता या फिर अफेक्ट नहीं करता है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे। चलो मूव करता हूँ लोग अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन बोला गया है कि जब आप कॉपर सल्फेट से कॉपर निकालते हो थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, तो अगर आप 1 फैराडे आप चार्ज यूज करते हो तो कॉपर का कितना ग्राम एटम निकलता है। तो ध्यान देना, जब भी आपके पास ये वर्ड लिखा रहेगा ग्राम एटम, इसका मतलब आपको सोचना है मोल ऑफ एटम। क्या सोचना है? मोल ऑफ एटम। तो बेसिकली आपसे पूछा गया है कि 1 फैराडे पास करने पे कॉपर सल्फेट से, जिसमें कॉपर प्लस 2 स्टेट में होता है, कितना मोल ऑफ कॉपर बाहर निकलेगा। तो कॉपर सल्फेट से कॉपर बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर हम 2 मोल कॉपर लेंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो आपको आपका जो कॉपर होगा 1 मोल बाहर निकलेगा। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 2 फैराडे। तो 2 फैराडे चार्ज अगर पास करते हैं तो 1 मोल कॉपर निकलेगा। तो अगर 1 फैराडे चार्ज पास करेंगे तो आपका जो कॉपर का मोल होगा हाफ मोल। अब जो हाफ मोल है यानी ये हो जाएगा 0.5 मोल। अगर हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं और 10 का पावर को -1 को बाहर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻1 हो जाएगा। यानी आपका जो फिर ब्लैंक्स होगा उसमें जो इसको हम x बोल रहे हैं, जो 5 उसको x बोला गया है, तो इस x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस और सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। लोग आपके सामने कुछ सब्सटेंसेस का कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ है, आपको पहचाने इसमें कौन सा कंडक्टर होगा। तो ध्यान देना, क्वेश्चन पूरा डेटाबेस है, तो डेटा को हम लोग लेके इसका आंसर बता रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड नहीं होता जेईई में, तो बस डेटा के अकॉर्डिंग बता दे रहे हैं आपको। ये पहला जो डेटा है सोडियम से मैच करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो डेटा आपके पास दिख रहा है ये 1.2 × 10 जो है ये मैच करेगा आपके ग्रेफाइट से। तो ये सारा कंडक्टर्स है उसको हम लोग बताते जा रहे हैं। अगला जो 3.1 है वो डेटा मैच करता है HCl के सॉल्यूशन से। और नेक्स्ट डेटा जो आपके पास कंडक्टर होगा वो होगा आयरन का डेटा जो 1 × 10⁻³ दिया हुआ है। जितना भी डेटा यहाँ दिया हुआ है ये है आपके साइमन मीटर इनवर्स में। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऐसे मेटल हैं जो कि कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 4। बच्चों ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं होते जेईई में, और नहीं मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये डेटा को याद करो। तो कभी कभी जेईई ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, बट ऐसा नॉर्मली ऐसा नहीं आना चाहिए। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब आप मोनोक्लोरेशन करते हो 2-मिथाइल ब्यूटेन का, तो आपका टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितना फॉर्म करेगा। यानी आपको इसमें आपको आइसोमर्स को काउंट करके बताना है। तो ध्यान देंगे आप कि 2-मिथाइल ब्यूटेन का जब हम मोनोक्लोरेशन करेंगे तो आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पे क्लोरीन जुड़ सकता है। तो ध्यान देना, तो मैं आपके सामने पोजीशन मार्क कर रहा हूँ जहाँ पे डिफरेंट पार्ट पॉसिबल है। तो आपका जो पोजीशन 1, ये दोनों पोजीशन 1 की तरह बिहेव करेगा। ये पोजीशन 2 हो सकता है, ये 3rd पोजीशन हो सकता है, फिर ये 4th पोजीशन हो सकता है। यानी आपके पास 4 इंडिपेंडेंट पोजीशन है जहाँ आपका आउटकम डिफरेंट दिख सकता है। तो हम लोग इसको एक एक करके इसमें क्लोरीन जोड़ते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन में अगर हम क्लोरीन जोड़ेंगे तो आपको कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा। अगर हम सेकंड पोजीशन में क्लोरीन को जोड़ेंगे तो कंपाउंड आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ जो H है इसको हटा के आपको लगाना है Cl लगाना है, ठीक है। अब 3rd पोजीशन में Cl को जोड़ो तो आपको कंपाउंड ऐसा दिखेगा।
और अगर आप फोर्थ पोजीशन को पे Cl को लगाओगे तो आपका कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा। इसको मैं नीचे दिखा दे रहा हूँ और बेटर रहेगा आपके लिए। तो फोर्थ पोजीशन का जो कंपाउंड है उसको हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। यानी आपके सामने टोटल आपके पास 4 फिगर में बना दिया हूँ। अब हमको चेक करना है इसमें से कौन कौन सा होगा जो ऑप्टिकली एक्टिव पॉसिबल है। इसमें जो पहला कंपाउंड हम ड्रॉ किए हैं जिसको मैं ए बोल दे रहा हूँ, इस ए कंपाउंड में आपके सामने जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ सेंटर कायरल है। अगर ये कायरल सेंटर होगा तो इसका 2 पॉसिबिलिटी होगा, डी फॉर्म और एल फॉर्म। यानी ए का 2 पॉसिबिलिटी है, ए का डी फॉर्म और ए का एल फॉर्म। जो कंपाउंड सेकेंड हमने ड्रॉ किए हैं इसको मैं बी बोल दे रहा हूँ। बी में कोई भी सेंटर कायरल नहीं है, यानी ए अपने सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये जो हम लोग सी फिगर ड्रॉ किए हैं, सी फिगर में आप देखोगे तो सी में एक कायरल सेंटर है जिसको मैंने स्टार मार्क कर दिया है। तो इसका भी क्या होगा, इसका डी फॉर्म होगा, इसका एल फॉर्म होगा। यानी सी का भी 2 पॉसिबिलिटी है, सी का डी फॉर्म और सी का एल फॉर्म। जो फोर्थ फिगर हम ड्रॉ किए थे इसको मैं डी बोल दे रहा हूँ। इस डी में कोई भी सेंटर कायरल नहीं है। अब कायरल सेंटर नहीं तो इसमें एक सिंगल फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। अब टोटल कंपाउंड में हम काउंटिंग करेंगे तो क्या होगा, चलो तो आपका पास होगा ए का डी फॉर्म, उसको मैं 1 बोल दे रहा हूँ। ए का एल फॉर्म जिसको मैं 2 बोल दे रहा हूँ। बी को मैं 3 बोल दे रहा हूँ। सी का डी फॉर्म को मैं 4 बोल रहा हूँ। सी का एल फॉर्म को मैं 5 बोल रहा हूँ। और डी है, डी के लिए मैं 6 बोल दे रहा हूँ। इन टोटल नंबर ऑफ जो स्ट्रक्चर यानी आइसोमर्स पॉसिबल होगा Cl2 और सनलाइट में, अगर हम 2-methyl-butane को अगर हम ट्रीट करते हैं तो आफ्टर मोनोक्लोनेशन टोटल नंबर जो आइसोमर बनने वाला है इंक्लूडिंग ऑप्टिकल आइसोमर ये होगा 6। आपका आंसर होगा चलो 6 होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस और इस क्वेश्चन को कैसे हम इजीली बना सकते हैं। तो चलो इस तरह के इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके सामने इस गिवन रिएक्शन का ई सेल पता करना है। तो ध्यान ना, इसका ई सेल का जो नॉट इक्वेशन बनेगा ये होगा ई नोट सेल माइनस 0.06/n log Q। तो ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो ई नोट सेल होता है, तो हाइड्रोजन का जो ई नोट सेल होता है ये होता है बच्चों 0 होता है। इसको आप 0 बोल सकते हो। तो ई सेल इक्वल टू क्या होगा, तो ध्यान देंगे इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 यूज हो रहा है। प्लस इसका Q लिखो तो Q क्या होगा, Q में क्या होगा प्रेशर ऑफ H2/H+ का स्क्वायर होगा। H+ जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको 1 दिया हुआ तो P होगा 2 और नीचे होगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा तो Q हो जाएगा 2। इसको पुट करना है तो ई सेल हो जाएगा -0.06/2n log 2। ठीक है, अब log 2 होगा तो ये हो जाएगा -0.03 और log 2 का वैल्यू होता है 0.3 के आसपास। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगा ये हो जाएगा 0.009। इसको आप गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग यानी गिवन क्वेश्चन में दिया हो कि आपको 10⁻² के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो ये हो जाएगा 0.9 × 10⁻² वोल्ट हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर होगा यानी यहाँ पे जो फिलअप करना है आपको 0.9 फिलअप करना है। अब जो 0.9 है उसका नियरेस्ट इंटीजर क्या होता है बच्चों, नियरेस्ट इसका इंटीजर होगा 1 होगा। आपके इस गिवन क्वेश्चन में -n यहाँ लिया हुआ है तो जो -n यहाँ पे है वो यहाँ इसको आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यानी आपका जो आंसर होगा इसका आंसर होगा नियरेस्ट इंटीजर में 1 और एक्चुअल वैल्यू लोगे तो क्या होगा 0.9। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, उसका एनालिसिस। इस क्वेश्चन में आपके सामने एक रिएक्शन लिखा हुआ है और आपके सामने कुछ हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो ध्यान देंगे और आपसे बोला गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर हम इस रिएक्शन का के बोल रहे हैं तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को 10⁻x के फॉर्म में लिखा हुआ है और आपको इस x के वैल्यू को बताना है इन टर्म्स ऑफ नियरेस्ट इंटीजर। तो ध्यान देंगे इन दोनों ई नोट का यूज़ करके हम इस सेल का ई नोट निकाल सकते हैं। तो सेल का ई नोट कितना होगा बच्चों लोग, तो बेसिकली आप दोनों को यूज करोगे तो आपका ये आपका होगा कैथोड जो है और ये आपका इसको बनाओगे आप एनोड, क्योंकि
इसका आरपी वैल्यू क्या है, लेस है, तो ध्यान देंगे। तो ई नोड से क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड बनाओगे तो क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगा 1.51 और माइनस ऑफ -0.49, तो समेशन हो जाएगा 2। अब आपको ई नोड मिल गया। अब आपको के निकालना है, तो के लिए अप्लाई क्या करोगे, ई नोड इक्वल टू क्या होता है बच्चों लोग, 0.059 बाई एन लॉग के होता है। ठीक है, अब ध्यान देना इस रिएक्शन का जो आपका एन है, एन कितना होगा, तो ध्यान देंगे आप इसको अगर आप बैलेंस करोगे, इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे, तो यहाँ पे +7 है और यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे 5 का गेन हो रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, कार्बन जो है +3 से +4 जा रहा है, चूँकि यहाँ पे कार्बन 2 है तो यहाँ 2 लगा दोगे, तो यहाँ पे लॉस कितने का, 2 का होगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या होता है, इस लॉस गेन को आपको इक्वलाइज करना पड़ेगा। तो आप इस गेन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और लॉस को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी आपका जो एन होगा, एन हो जाएगा इस रिएक्शन का 10 हो जाएगा। तो इस 10 को पुट करना पड़ेगा हमको। तो ई नोट इक्वल टू क्या होगा, 0.059 बाई 10 लॉग के। अब इसको लॉग के लिए आप अगर सॉल्व करते हो तो लॉग के जो होता है ये ऑलमोस्ट आपका निकल के आ जाएगा 338। ठीक है, नियर अबाउट 338 के पास पहुंचेगा। तो के क्या हो जाएगा, 10 का पावर 338। तो जो 10 का पावर x है, x का वैल्यू क्या होगा, 338, यानी इसका जो आंसर होगा 338। तो बच्चों लोग सिंपल एक एप्लीकेशन था, आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन लिया हुआ था। यहाँ पे कहाँ कहाँ एक ट्रिकी पॉइंट था, तो आपको ई नोट और के का रिलेशन पता होना चाहिए, आपको ई नोट निकालने आना चाहिए, प्लस आपका जो एन होता है, एन यानी कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है रिएक्शन में, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बैलेंसिंग का हल्का सा एप्लीकेशन आ सकता है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में से पूछा गया है कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2 टू O2। तो 1 मोल H2 में ध्यान देना, जब भी बात करते हैं 1 मोल H2O है, तो H2 में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वाटर में -2 है, जो कि O2 में जब कन्वर्ट होगा तो ऑक्सीजन O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इसका 0 होगा। तो इसको एटम को बैलेंस कर लेते हैं। चूँकि आपके पास 1 मोल था वाटर का, तो वहाँ से आपका ऑक्साइड आयन 1 मोल होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। यानी इस प्रोसेस में अगर 1 मोल होगा तो यहाँ पे आपका 2 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का वैल्यू को हम बोल सकते हैं 2 फैराडे। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 96500 कूलम होगा। ठीक है, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, 0 0 0, यहाँ 3 आएगा और यहाँ पे 9 होगा। ठीक है, और इसको अगर आप 10 के पावर, तो ये इतना कूलम होगा। इसको आप अगर 10 के पावर में अगर कन्वर्ट करते हो तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.93 × 10⁵ कूलम हो जाएगा। अब चूंकि आपके क्वेश्चन में 10⁵ कूलम ऑलरेडी है, तो यहाँ पर हमको पुट करना है, तो यहाँ वैल्यू पुट होगा 1.93 और नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का प्रोसेस अप्रोच। होपफुली ये क्वेश्चन अप्रोच आपको समझ में आया होगा। तो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस पे।